हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। A nurse is preparing to give a bath to an admitted patient with a perineal problem. Which of the following will help the patient? एक नर्स पेरिनियल समस्या से पीड़ित एक भर्ती मरीज को नहलाने की तैयारी कर रही है। निम्नलिखित में से कौन रोगी की सहायता करेगा? ऑप्शन 1 बेड बाथ, ऑप्शन 2 थेरेप्यूटिक बाथ, ऑप्शन 3 सेल्फ बाथ विथ मिनिमल हेल्प, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। कुछ सेकंड का आपके पास टाइम है, अपना आंसर सोचिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। थेरेप्यूटिक बाथ या चिकित्सीय स्नान इसको इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया गया है। थेरेप्यूटिक बाथ मीन्स द बाथ विच इज गिवन फॉर अ ट्रीटमेंट पर्पस। चिकित्सीय स्नान वह स्नान जो उपचार के उद्देश्य से दिया जाता है, उसको थेरेप्यूटिक बाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। In the absence of nurse from the floor, patient fall from bed. This type of injury belongs to। फर्श पर नर्स के अभाव में बिस्तर से एक मरीज गिर जाता है तो इस प्रकार की चोट निम्न से संबंधित है। बैटरी, नेग्लिजेंस, टॉर्ट, नन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 नेग्लिजेंस। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। तो एथिक्स ऑफ नर्सिंग के बारे में कुछ बातें हैं जो इंक्लूड्स रहती हैं, जैसे जस्टिस है, बेनिफिशियंस है, नॉन मेलफिशियंस है, वेरासिटी है, फिडेलिटी है, ऑटोनॉमी और नेग्लिजेंस। अभी नेग्लिजेंस में क्या होता है? व्हेन द नर्स फेल्स टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। तो जब नर्स अपने जो आवश्यक मानक है उनको पूरा करने में असमर्थ होती है तो इसको क्या बोला जाता है? नेग्लिजेंस बोला जाता है। तो इसमें जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? फेलिंग टू गिव मेडिसिन, फेल टू रिस्पॉन्ड टू पेशेंट, फेल टू अपडेट द रिपोर्ट, फेल टू प्रोवाइड कंफर्टेबल मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Patient's medical record with all essential information is responsibility of। सभी आवश्यक जानकारी के साथ रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड निम्नलिखित की जिम्मेदारी है। ऑप्शन 1 पेशेंट, ऑप्शन 2 डायरेक्टर, ऑप्शन 3 रेटिंग डॉक्टर, ऑप्शन 4 मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Postpartum women having bleeding after 24 hours of the delivery is called as। प्रसवोपरांत महिलाओं को प्रसव के 24 घंटे के बाद रक्तस्राव होने को कहा जाता है। प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज हेमरेज, ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका, एक बार क्वेश्चन और देखते हैं। पोस्टपार्टम वोमेन हैविंग ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी इज कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सेकेंडरी पीपीएच। इससे जो संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। प्राइमरी पीपीएच होता है, कब होता है ये होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। और जो सेकेंडरी पीपीएच होता है ये होता है 24 आवर्स से 12 सप्ताह तक होने वाला पीपीएच सेकेंडरी पीपीएच कहलाता है। और जो पीपीएच में 4 टीज के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं? टिश्यू होता है, टोन, टिश्यू, ट्रामा और थ्रोम्बोसिस। इसके ये कॉमन 4 टीज हैं पीपीएच के। और ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इन विच कंडीशन डिस्टल पल्स इज प्रीफर्ड रादर देन एपिकल पल्स। किस स्थिति में एपिकल पल्स के बजाय डिस्टल पल्स को प्राथमिकता दी जाती है? आरेदमिया, शॉक, हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉक। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 शॉक। एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसमें एपिकल पल्स को प्राथमिकता न दे करके डिस्टल पल्स को प्राथमिकता देते हैं, मींस रेडियल पल्स को प्राथमिकता देंगे। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं साइट्स ऑफ पल्स इंक्लूड टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, रेडियल, अल्नर, ब्रेकियल, फीमोरल, टिबियल, पॉप्लिसियल, पोस्टेरियर टिबियल, डॉर्सेलिस पेडिस। Carotid and apical pulse are central sites. The remaining are peripheral sites. तो इसमें जो कैरोटिड और एपिकल होती हैं ये सेंट्रल साइट पर होती हैं और बाकी जो बाकी जो होती हैं वो क्या होती हैं? पेरिफेरल साइट्स पर होती हैं। तो अभी मैंने ये पढ़ा है कि साइट ऑफ पल्स क्या होता है। अब देखेंगे शॉक क्या है। तो शॉक मीन्स होता है सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्लो टू द मेजर ऑर्गन्स। जो प्रमुख अंग हैं उनमें अचानक से ब्लड फ्लो कम हो जाना, ये शॉक की कंडीशन कहलाती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट सेंट्रल पल्सेस आर प्रीफर्ड, एस्पेशली एपिकल। ड्यूरिंग शॉक पेरिफेरल पल्सेस आर प्रीफर्ड। अब ये शॉक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग देख ले रहे हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और हाइपोवॉलेमिक शॉक। अभी कार्डियोजेनिक शॉक, द शॉक इज ड्यू टू कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन। न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ये न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट के कारण होता है। जो सेप्टिक शॉक होता है ये इन्फेक्शन के कारण होता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के कारण और हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है द्रव की मात्रा कम होने के कारण। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ है ऑप्शन 2 शॉक की कंडीशन में एपिकल पल्स के बजाय डिस्टल पल्स को प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pre-eclampsia woman baby is lying with her mother, neonate born in 37 weeks after 57 hours. When the nurse monitors vital signs of the baby, the temperature is low, 35 degrees Celsius. What will be the intervention? Pre-eclampsia महिला का बच्चा अपनी मां के साथ लेटा हुआ है। नवजात का जन्म 37 सप्ताह में हुआ है। 57 घंटे बाद जब नर्स शिशु के महत्वपूर्ण लक्षणों की निगरानी कर रही होती है तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इसमें नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? ऑप्शन 1 गिव पनिशमेंट फॉर मदर फॉर नॉट केयरिंग बेबी। ऑप्शन 2 सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर, बच्चे को मां से अलग करें। ऑप्शन 3 प्लेस बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, बच्चे को रेडिएंट वार्मर के नीचे रखें। ऑप्शन 4 कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल्स आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद बच्चे को ढकें, बच्चे को ढकें और 30 मिनट के बाद वाइटल्स को चेक करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, कवर दी बेबी एंड चेक दी वाइटल साइंस आफ्टर 30 मिनट्स। यदि तापमान कम हो गया है, हाइपोथर्मिया कंडीशन हो रही है, तो बेबी को कवर करेंगे और 30 मिनट बाद वाइटल्स चेक करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अब ये देखते हैं कि प्रीक्लैम्सिया क्या होता है। तो प्रीक्लैम्सिया मींस होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन स्टार्ट्स यूजुअली अबव 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो गर्भकालीन उच्च रक्तचाप जो कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह से ऊपर शुरू होता है। तो 140/90 जब इससे ऊपर या इतना हाइपर बीपी हो तो इसको प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन में रखा जाता है। इसका जो कारण है डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, पारिवारिक इतिहास है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और क्रॉनिक रक्तचाप है। अब इसमें जो लक्षण होते हैं प्रीक्लैम्सिया में, प्रोटीनूरिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाई बीपी, ब्लड विजन और धुंधली दृष्टि में वृद्धि।
अब इससे जो कारण क्या क्या इससे समस्याएं हो सकती हैं, यह लीवर, हृदय, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। समय से पहले प्रसव, जन्म के समय कम वजन, प्लेसेंटा में रुकावट हो सकती है। चूंकि नवजात 37 सप्ताह का है और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण लक्षणों को निगरानी करें और तापमान की भी निगरानी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A woman with third day postpartum has a complaint of engorgement in both breasts. What is the cut-off temperature for fever in postpartum women? प्रसव के तीसरे दिन वाली महिला को दोनों स्तनों में सूजन की शिकायत होती है। प्रसवोत्तर महिलाओं में बुखार के लिए निर्धारित तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। एक प्रेग्नेंट वोमेन है, थर्ड डे हो गया है जिसको पोस्टपार्टम का, और वो कंप्लेंट करती है एनगॉर्जमेंट का। एनगॉर्जमेंट मतलब होता है ब्रेस्ट में उभार आ गया है अधिक, तो ये एनगॉर्जमेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनमें अधिक सूजन आ जाती है। अभी ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका पहले तो करेक्ट आंसर देखते हैं कि ये जो पोस्टपार्टम वोमेन के लिए जो कट ऑफ टेम्परेचर होगा ये क्या होगा? ये होगा आपका 38 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में 37.6 होता है। तो ये भी एक 38 डिग्री सेल्सियस ये कट ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर है जो वोमेन प्रेग्नेंट हो चुकी हो। अब ब्रेस्ट और एनगॉर्जमेंट होता है ब्रेस्ट टिश्यू ओवरफ्लोस विद मिल्क। इनेबिलिटी ऑफ मदर टू फीड अ बेबी कैन लीड टू मिल्क एनगॉर्जमेंट। अच्छा, ऐसे क्यों हो जाता है? तो ये हो जाता है इनेबिलिटी, जब माँ अक्षम हो जाती है एक बेबी को फीड कराने में, तो इससे क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एप्लीकेशन ऑफ वार्म वाटर, कंप्रेस एंड मसाजिंग कैन रिड्यूस दी इनगॉर्जमेंट। तो इनगॉर्जमेंट को कम करने के लिए क्या करेंगे? वार्म वाटर का प्रयोग करेंगे, कंप्रेस करेंगे, मसाज करेंगे, जिससे कि इनगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम कम हो सके। यहाँ पर ये फिगर के माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए, आप नॉर्मल ब्रेस्ट है और ये इनगोर्ज ब्रेस्ट है। तो इनगोर्ज ब्रेस्ट इज फुल हार्ड एंड सोर। तो ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है और सोर हो जाता है, इसमें कुछ सूजन भी आ जाती है। द प्रेशर कैन काज डैमेज टू द सेल्स, और ये एक प्रकार का नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये कितनी ज्यादा आकार में बढ़ चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ ए बी, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ओ। जब इसको अधिक डीपली पूछा जाए तो एक्चुअली में ओ नेगेटिव ये यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। WHO हैंड वॉश टाइम विद सोप 40 to 60 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड, 2 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। तो WHO का जो हैंड वॉश टाइम है सोप के साथ ये है 40 से 60 सेकेंड, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is it necessary to remove dark colored nail paint before surgery? सर्जरी से पहले गहरे रंग का नेल पेंट हटाना क्यों जरूरी है? ऑप्शन 1, नेल पेंट इंटरफियर विद SPO मॉनिटरिंग एंड वी कैन नॉट असेस कैपिलरी रिफिल टाइम। ऑप्शन 2, टू प्रिवेंट वर्न्स फ्रॉम कॉटरी। ऑप्शन 3, to nail paints increases chances of infections. Option 4, to follow OT ethics. To follow OT ethics. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नेल पेंट को इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि ये इंटरफियर करता है SPO2 से, SPO मॉनिटरिंग से, जिससे कि सही लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे और इसका कैपिलरी रिफिल टाइम एसेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। The dark colored nail paint will interfere with the SPO2 readings and will provide false reading that will alter the treatment course. Hence, to avoid the confusion, the nail paints are removed. तो ये क्या है कि SPO2 रीडिंग में कोई बदलाव ना आए, इसलिए इस प्रकार के डार्क कलर्ड नेल पेंट्स को हटा दिया जाता है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।